नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले वो कहानियां जिनको आपने अपने वोट देकर पसंद किया है। पहली कहानी जो आज थी पोलिंग पे, 7 साल पुराने कीचड़ कांड में महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे के दामन पर कीचड़ लगी गया है। इस खबर को देखने के लिए 15% लोगों ने अपना वोट दिया है। आगे विस्तार से बात करता हूं किस तरह पाकिस्तान का शांति नाटक एक्सपोज हो गया। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। 7:28 पर ईरान वॉर में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिटेल एनालिसिस आपके साथ करेंगे। और तीसरी खबर, आज बंगाल का रण कल ओवर हो जाएगा। अब यूपी में किसका डंका बजने वाला है। बंगाल खत्म, उत्तर प्रदेश चालू। इस खबर को 29% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से बात करता हूं कि बंगाल का यूपी कनेक्शन क्या है। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 आज बनी है, वो भी बंगाल चुनाव की है। बंगाल में पीएम मोदी वर्सेस सीएम ममता, कैसे खेला होवे, क्यों फुटबॉल की चर्चा हो रही है। इस खबर को देखने में 35% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आइए इसी के साथ इस खबर का, इस बुलेटिन का शुरुआत करते हैं अपनी कवर स्टोरी के तौर पर। देश में इस वक्त 2 मौसम पूरे उफान पर है। आईपीएल का सीजन चल रहा है और चुनावों का मौसम चल रहा है। लेकिन हम आज इन दोनों की भारी गहमागहमी के बीच एक रिस्क ले रहे हैं और बात कर रहा हूं मैं फुटबॉल की। जी हां, बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के पहले फुटबॉल, पीएम और एक वायरल वीडियो की बहुत अधिक आज चर्चा है। मिलियंस में व्यूज हो गए इस वीडियो के। कोलकाता में वोट पड़ने के 12 घंटे पहले क्यों हम फुटबॉल की बात आज अचानक कर रहे हैं, वो आप जब हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। आखिर क्यों ममता बनाम मोदी की सीधी टक्कर में आज खेला होबे का नारा गूंजने लगा है। मैदान और मौका भले सिक्किम का हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक किक ने ध्वनि पश्चिम बंगाल तक पहुंचा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में अचानक बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया। उसके बाद बच्चों से खेल भावना दिखाते हुए पूछा कि मुझे हरा तो नहीं दोगे। हंसी मजाक में ही सही। ये है आपकी ताकत, आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग। ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे। 75 साल के प्रधानमंत्री का 15 साल के बच्चों के साथ उसी जुनून और ऊर्जा के साथ फुटबॉल खेलने में जितनी सहजता है, उतना ही खेल के प्रति प्रेम भी दिखता है। सिक्किम में फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन जिस राज्य से फुटबॉल का दिल और आत्मा का रिश्ता है वो बंगाल है। बंगाल के लिए फुटबॉल संस्कृति भी है और संस्कार भी, जोश भी है और जुनून भी। इसलिए बंगाल के चुनाव में फुटबॉल आ ही जाती है, सीधे हो या घुमा फिरा कर। पिछले चुनाव में जब ममता बनर्जी का पैर टूटा था तो प्लास्टर चढ़े पैर से फुटबॉल को किक करके उन्होंने भी एक राजनीतिक संदेश दिया था। उनके समर्थकों ने समझ लिया था कि ममता कहना क्या चाहती हैं। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है तो एक पवित्र खेल भी अब खेल है, तो खेल करने की कोशिशें भी होंगी, चाहे वो बंगाल में बैठकर हो या कहीं बाहर से। फुटबॉल दोनों को पसंद है, ममता को भी और बंगाल को भी, मोदी को भी और बंगाल को भी। लेकिन ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की 2 अलग अलग वक्त की फुटबॉल की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी। लेकिन एक साथ एक समय काल में अगर आपको कल्पना करें कि दोनों व्यक्ति फुटबॉल खेल रहे हों तो कुछ ऐसा नज़ारा होगा। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये दिलचस्प चुनावी तस्वीर आपके लिए तैयार की है। हालांकि ये एक आर्टिस्ट की कल्पना है। बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है कि 2 बड़े राजनीति के खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये तस्वीरों को देखने का बार बार मन कर रहा है, जिस तरीके से जब से ये एआई की टीम ने हमारी इस ग्राफिक्स को बना के हमको दिखाया है। पश्चिम बंगाल में कल 142 सीटों पर वोटिंग के साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 4 मई को नतीजों से साफ होगा कि बीजेपी या टीएमसी में से कौन गोल मार पाएगा। अब आप नरेंद्र मोदी के फुटबॉल खेलने वाली असली तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ किशोर लड़के
और लड़कियां हैं। समझ में आता है कि पीएम मोदी एक साथ तीन लक्ष्यों को साध रहे हैं। पहला, फुटबॉल के लिए बंगाल के जुनून में वो भी शामिल है। दूसरा, लड़कियों के जरिए बंगाल की नारी शक्ति के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि पीएम के साथ जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। और तीसरा, उन कम उम्र बच्चों के जरिए युवा पीढ़ी के लिए उम्मीदों का दरवाजा खोलते दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का युवा खिलाड़ियों से यह कहना कि कैसे वो भारत में ओलंपिक करना चाहते हैं, नई पीढ़ी की आंखों में नए सपने को जन्म देने के लिए बहुत काफी है। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। आपको मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक खेल लें। फुटबॉल से खेला हो बे, फुटबॉल से खेला होगा। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फुटबॉल पर पैर आजमाने से लेकर ममता के फुटबॉल प्रेम तक सारी कड़ियां आप जोड़ेंगे तो एक ही चीज समझ में आएगी। बीजेपी को बंगाल में सत्ता के गोल पोस्ट में बॉल डालनी है, यानी गोल करना है। और दीदी की कोशिश है कि जैसे 2 बार से वो गोल बचाती आ रही हैं, वैसे ही इस बार भी एक बेहतरीन गोलकीपर साबित हो। और इस सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई में आज कयामत की रात हुई, और इसीलिए फुटबॉल चाहे पहाड़ पर ही हो, जाने अनजाने लुढ़क कर बंगाल के चुनावी मैदान में आती दिखती है। लेकिन सवाल है कि असर कितना ये डालेगी। देखिए, फुटबॉल तो बंगाली के लिए बहुत प्यारा एक गेम है, और मेरे ख्याल से पिछला जो कैंपेन का जो टाइम था, वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने तरफ से उनके तरफ से जितना कोशिश करना था सब कुछ किया। मूढ़ी खाया, इतना धूप में गंगा में नौका लेके चला गया। उसका नौका लेके चला गया देख के मैंने कोई बांग्ला गाना याद पर आ गया, मेरे डुबाई लीने मोरे भाषाई लीने मोरे। तो ये सब कुछ उन्होंने किया बिकॉज ही इज द बेस्ट वोट कैचर फॉर भाजपा, और शायद देश का भी बेस्ट वोट कैचर है। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार का जो वोट है उसमें फुटबॉल ये सब इशू उतना सामने नहीं आ रहा है। और फुटबॉल का जो एआईएफएफ का जो प्रेसिडेंट है वो भी भाजपा का ही कैंडिडेट था कल्याण चौबे। तो मेरे ख्याल से फुटबॉल को उछालने से भाजपा को या नरेंद्र मोदी जी को उतना कुछ फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आज फुटबॉल खेलने की तस्वीरों से अचानक फुटबॉल पॉलिटिक्स भी सुर्खियों में आ गई है। जी हां, फुटबॉल पॉलिटिक्स बंगालियों के दिलों पर दस्तक देने के लिए फुटबॉल पर किक मारना जरूर मदद कर सकता है। इसीलिए पिछले साल सितंबर महीने में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने फुटबॉल कप आयोजन करवाया था। बीजेपी का आयोजन नरेंद्र कप के नाम से था और टीएमसी का आयोजन स्वामी विवेकानंद कप के नाम से था। बीजेपी ने 11 सितंबर से 17 सितंबर तक इस कार्यक्रम को चलाया, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, और 17 सितंबर को समापन इसलिए किया गया, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हुए थे। बीजेपी ने कप का नाम नरेंद्र रखा था, क्योंकि उसने फुटबॉल को स्वामी विवेकानंद से भी जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। दरअसल स्वामी विवेकानंद का पारिवारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। लेकिन टीएमसी आरोप लगाती रही कि बीजेपी का स्वामी विवेकानंद से नहीं, सिर्फ पीएम मोदी के नाम से मतलब था, जबकि बंगाल के लोगों को तो फुटबॉल से सबसे ज्यादा मतलब होता है। मगर जानकारों का मानना है कि अब की बार बंगाली अस्मिता का सवाल सबसे ज्यादा अहम है। फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फुटबॉल बंगाल की जो पॉलिटिक्स, बंगाल की जो सिनेमा, बंगाल की जो कल्चर, सबको डोमिनेट किया है। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, ये दोनों नाम से बंगाल की पूरा जनता हिलता है। लेकिन इस बार चुनाव शायद थोड़ा सा बंगाली प्राइड और ओमेन, ये दोनों इशू के ऊपर चला गया। स्पेशली चुनाव के बिल्कुल एक दिन पहले ममता बनर्जी को लेकर एक मीम सामने आ जाना, और उसको लेकर जितना महिलाओं ने शोर मचाया, उससे मेरे ख्याल से फुटबॉल इस चुनाव में, 2026 के चुनाव में उतना महत्व नहीं रख रहा है। बात फुटबॉल की हो रही है तो बंगाल का फुटबॉल के प्यार और जुनून कितना ज्यादा है, इसको भी आप इस बात से समझिए
कि पिछले साल दिसंबर में जब फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने कोलकाता में कदम रखा था तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो गए थे, भीड़ लग गई थी। बंगाल के इतिहास के पन्ने फुटबॉल से लिखे गए हैं। 1870 में अंग्रेजों ने कलकत्ता फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी, लेकिन अंग्रेजों ने तब बंगाल के लोगों को कमजोर और नीचा दिखाने के लिए खेलना शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि बंगाली शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और इसीलिए फुटबॉल खेल नहीं पाएंगे। बंगाल के लोगों ने 1889 में मोहन बगान टीम के जरिए फुटबॉल औपचारिक तौर पर खेलना शुरू किया। 1911 में मोहन बगान की टीम ने अंग्रेजों की ईस्ट यॉर्कशायर टीम को 2-1 से हरा दिया था। और सबसे खास बात यह थी कि उस मैच में मोहन बगान के खिलाड़ी नंगे पैर खेल रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया। उस जनसंघ के विचारों से बीजेपी बनी और वो बीजेपी अब तक मुखर्जी के ही राज्य में सरकार नहीं बना सकी है। उस पर ममता बनर्जी लगातार आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बाहरियों की पार्टी है, बंगाल की नहीं है। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई में बीजेपी ने इस 2 महीने के चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया, ये साबित करने में कि वो लोकल हैं, वो स्थानीय हैं, वो बंगाली हैं। कैसे? कभी पीएम मोदी फुटबॉल खेल रहे थे आज की तस्वीरों में, कभी पीएम मोदी को हमने झालमुड़ी खाते हुए देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, वहां का पेट फूड, कभी हुगली नदी पर वो नौकायान करते हुए दिखाई दिए आम बंगाली टूरिस्ट की तरह। उसके अलावा अमित शाह भी मंच से नीचे उतरे और स्थानीय बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाई, दिखाने के लिए कि हम आपके बीच के लोग हैं। बीजेपी के आला नेता कैमरों की रोशनी में मछली का स्वाद लेते हमको दिखाई दिए इस चुनावी प्रचार में। जहां बीजेपी ने परंपरा को हिंदुत्व से जोड़कर देखा तो टीएमसी बांग्ला संस्कृति के रक्षक के रूप में खुद को पेश करती रही। हालांकि बात कानून व्यवस्था की तरफ मुड़ती चली जा रही है। टीएमसी ये बताने में जुटी है कि धर्म के प्रतीकों का वो सम्मान करना जानती है, तो बीजेपी मुसलमानों से भी बेहतरी का वादा आखिरी मौके पर अब कर रही है। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बनर्जी नहीं जानती है, हिंदू मुसलमान सबको प्रोटेक्शन का पूरा भगवा लहर चले, बम्पर वोटिंग होगा, 95% वोटिंग होगा, सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। रहेंगे सर, अच्छा रहिए सब, भाई सब देख जब आग लगा दिया एक आरोप लगा रही है, हमसे एक आरोप लगा रही है कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करके बीजेपी उपद्रव कर रही है। गुंडा को सीधा करने के लिए, ममता गुंडा है, सीधा करने के लिए कर रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से फुटबॉल के बहाने आज आखिरी दिन पर माहौल को गरमाए रखने की कोशिश की गई। अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। जब प्रधानमंत्री के विजुअल आए फुटबॉल खेलते हुए, कांग्रेस ने उस पर एक मीम बना दिया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि पीएम किस तरीके से आसानी से गोल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्शन कमीशन है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है। इसी मीम पर इन्हीं बच्चों के ऊपर उन्होंने कैप्शन लगाकर इस विजुअल के जरिए अपनी प्रेजेंस भी दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। बात पश्चिम बंगाल चुनाव की चल रही है, तो इस दूसरे चरण के मतदान में अब 12 घंटे का वक्त बाकी है। कल सुबह 7 बजे पोलिंग होनी है। वोटिंग के ठीक पहले आज 2 वीडियोस ने बंगाल के सियासी पारे को इतना चढ़ा दिया कि जो कल्पना से परे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की तहकीकात आपको दिखाता हूं। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पहला वीडियो आपने जो देखा वो बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे आईपीएस अजय पाल शर्मा का है, जिसमें वो लोगों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है,
जिसमें उन्होंने अजय पाल शर्मा का एक पुराना वीडियो जो वायरल हुआ था कभी किसी ज़माने में, उसको पोस्ट किया है। इस वीडियो की हम तस्दीक नहीं करते, महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद ने इसको लगाया है। पहले वीडियो में जिसमें अजय पाल शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनका अंदाज जो है कि कायदे से इलाज किया जाएगा, बता देना जहांगीर को। कहने वाले ये वो अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा नाम है इनका। लोग उनको उत्तर प्रदेश में जो उनके जानने वाले लोग हैं वो सिंघम कहते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। इस वीडियो में जिस तरीके से ऑब्जर्वर साहब यानी कि ऑब्जर्व करने वाले या कहिए कि देखने सुनने वाले अजय पाल शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, उससे उनके बर्ताव पर अब सवाल खड़े हो गए। इस वीडियो में ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा बेहद सख्त अंदाज में चेतावनी देते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी ने बदमाशी की तो कायदे से इलाज किया जाएगा। वो टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, उनके घर वालों को भी धमकाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि कह देना उसको। लेकिन सवाल यह कि क्या एक पुलिस ऑब्जर्वर को कानून ये सब करने की इजाजत देता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो इस इलाके के कप्तान साहब नहीं है। चुनाव आयोग की रूल बुक क्या कहती है ये सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कैसे अजय पाल शर्मा पर पलटकर हमला बोला ये भी आपको देखना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे 2 पोस्ट किए एक्स हैंडल पर, अपने हैंडल पर। वीडियो में अजय पाल शर्मा आपत्तिजनक कपड़े पहने एक महिला के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कब का है, कहां का है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। महुआ मोइत्रा ने इसको पोस्ट किया है। एक जमाने में ये बहुत वायरल था, लेकिन तब भी इसकी पुष्टि हुई थी या नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। एक महिला की अस्मिता का मामला है, तो हम इस वीडियो में उस महिला का चेहरा ब्लर कर दे रहे हैं। जिस फिल्मी अंदाज में वो बात कर रहे थे अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर के बाहर आके, उसी फिल्मी अंदाज का जवाब एक फिल्मी डायलॉग से जहांगीर खान ने आज दिया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি সেই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया, আমাদের ডিকশনারিতে डर বলে কিছু নেই। जो आदमी डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह का डायलॉग बोल रहे हैं, मैं पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। इतनी बांग्ला तो समझ में आ रही होगी आपको भी। फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं जहांगीर खान। हमारे सहयोगी अभिषेक राज उनसे बात कर रहे थे। अभिषेक राज लगातार डायमंड हार्बर कोलकाता के इलाके से रिपोर्टिंग करते आए। आज अभिषेक पुलिस ऑब्जर्वर, जी हाँ पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को कवर करने पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले आपको अभिषेक की रिपोर्ट दिखा देते हैं। अजय पाल शर्मा जो हैं वो आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि साउथ 24 परगना है वहां निकले थे, लेकिन आज उनकी भाव भंगिमा काफी अलग थी। वो गाड़ी से निकले नहीं, गाड़ी में बैठे रहे। वो तमाम उन इलाकों में गए जो उनके इलाके में था। फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए, जहां पर हमने देखा कि जहांगीर के ऑफिस के बाहर जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर नहीं गए और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर फिर जो है वहां से निकल गए। अब देखना होगा कि कल इस पूरे मामले में क्या होता है। टीएमसी को रोक टोक रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर में नहीं गए और आज वो अंदाज में नहीं दिखे जिस अंदाज में उनका कल का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के एक्शन पर टीएमसी बहुत हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं सवाल। अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर तो नहीं आई है, लेकिन चुनाव के एक पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी क्या होती है, ये चुनाव आयोग के 2023 के ऑब्जर्वर हैंडबुक वॉल्यूम 1 में साफ साफ लिखा है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम आपको बता देते हैं। इस रूल बुक के पेज नंबर 47 के 10वें पॉइंट पर लिखा हुआ है, 10वें पॉइंट पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर की कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है और भूमिका की स्पष्टता बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, अनधिकृत बयान नहीं देना चाहिए, यह साफ साफ इस रूल बुक में लिखा हुआ है। और इसके अलावा इस रूल बुक में लिखा हुआ है कि पोस्टरों को हटाकर तोड़फोड़ करने की इजाजत भी एक ऑब्जर्वर की नहीं होती है। 12वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर को किसी भी प्रकार का अनधिकृत बयान नहीं देना चाहिए, यानी अनऑथराइज सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव संबंधी किसी भी मामले में कोई भी निश्चित रुख अपनाने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। पेज नंबर इसी रूल बुक के जो 2023 की रूल बुक है डूज एंड डोंट्स में पेज नंबर 48 के 15वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर को पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए और अपने आचरण से
व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक तटस्थता दिखनी चाहिए, यानी निष्पक्ष दिखना चाहिए। एक ऑब्जर्वर का काम होता है कि वो ऑब्जर्व करे, यानी देखना। वो हालात को देखकर प्रशासन को रिपोर्ट दे, यानी वो जिस जिले में काम कर रहा है उस जिले के अधिकारी को बता सकता है, वहां के पुलिस कप्तान को बता सकता है और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे सकता है। ऑब्जर्वर जिला प्रशासन या पुलिस को सीधे आदेश देने की स्थिति में नहीं होता है, वो सिर्फ सुझाव या रिपोर्ट दे सकता है। चुनाव आयोग की रूल बुक ये भी कहती है कि ऐसे में अजय पाल शर्मा पर जिस तरह की बातें हुई हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो उठने बहुत लाजमी है। इस बीच अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके दखल देने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इसीलिए वे 29 अप्रैल तक इस मामले में दखल नहीं दे सकते, यानी कल की वोटिंग हो जाए उसके बाद कोर्ट तय करेगा। चुनाव आयोग के 2023 के ऑब्जर्वर हैंडबुक वॉल्यूम 1 में साफ साफ लिखा है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको साफ साफ बता दिया। अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाया। यह पूरा इलाका टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। जिस फाल्टा इलाके का ये घटना है, वहां से जो लोकसभा सीट है वो अभिषेक बनर्जी की है, डायमंड हार्बर, उसमें आता है फाल्टा, और यहां से 86% वोट मिले थे पिछली बार लोकसभा के चुनावों में इस विधानसभा सीट पर। जहांगीर खान इसी फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार बने। अभिषेक बनर्जी के खास कहे जाते हैं। अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी इनको कहा जाता है और टीएमसी की पूरी ब्रिगेड पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के खिलाफ अब सवालों के बाउंसर फेंकने में जुट गई है। हालांकि जहांगीर खान पर भी मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप बार बार लगे हैं। जहांगीर खान का पिछला रिकॉर्ड विवादास्पद रहा है। उन पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी करने के आरोप भी लग चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर खान पर जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर हमको पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला है। जहांगीर खान ने जो एफिडेविट, जो शपथ पत्र दिया है चुनाव आयोग में चुनाव लड़ने के लिए, उसके मुताबिक उनका दामन एकदम पाक साफ है। ये उसकी कॉपी हमारे पास है। इस एफिडेविट का पेज नंबर 3 ये साफ साफ कहता है कि उन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, कोर्ट में भी कोई केस नहीं किया गया है। इसीलिए टीएमसी ने बीजेपी पर वोटिंग से ठीक पहले सियासी हमला और तेज कर दिया। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। अजय पाल शर्मा के वीडियो पर मजे सियासी घमासान के बीच बीजेपी पूरी तरीके से अब अजय पाल शर्मा के बचाव में उतर आई है। अमित मालवीय सोशल मीडिया पर, जो कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें सिंघम कहते हैं। बीजेपी ने इस मामले को कानून का राज बनाम गुंडागर्दी के मॉडल के रूप में पेश कर दिया है। आखिरकार अजय पाल शर्मा के कामकाज में क्यों टीएमसी के लोग दखलंदाजी कर रहे हैं? दरअसल चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का, गुंडों को बढ़ावा देने का, संरक्षण देने का आरोप लगाती रही। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हिंसा और डराने वाली राजनीति का मोर्चा खोला हुआ है। वहीं टीएमसी बीजेपी पर लाठी और बंदूकों से बंगाल के वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगाती रही। ममता के गढ़ में योगी के सिंघम के वीडियो से यूपी की सियासत गर्मा गई है। यूपी के अधिकारी हैं तो यूपी के नेता कैसे चुप रहते? अखिलेश यादव ने इसी बहाने सीएम योगी पर हमला करके आईपीएस अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने लिखा, बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी बंधन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है, क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी हैं। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी पहुंच गए। मैं यूपी इलेक्शन की शुरुआत होगी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि भले ही बंगाल का चुनाव खत्म आज हो रहा है, लेकिन यूपी के चुनाव का आगाज एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में थे। वाराणसी में पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन के लिए पहुंचे। पीएम आरक्षण, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने वाले के सवाल पर आज पीएम ने कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। सुनिए। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे।
कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। और अब बात देश के उन दो विधायकों की करते हैं जिनके जीवन में वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि एक के लिए मुसीबत खड़ी हो गई और दूसरे को मुसीबत से निजात मिल गई। आपकी स्क्रीन पर अब दो तस्वीरें चल रही हैं। इनमें पहली तस्वीर महाराष्ट्र के कंकावली से बीजेपी के विधायक और मंत्री नीतेश राणे की है, जिन्हें कोर्ट ने 1 महीने की जेल की सजा आज सुनाई है। और दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष महराज मलिक की है, जो पिछले 8 महीने से जेल काट रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। इन दोनों ही मामलों में कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो आज देश के हर नागरिक को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जब कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छों की अकड़ और पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये दोनों ही मामले देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने वाले उदाहरण बन गए। लेकिन सबसे पहले बात नीतेश राणे की करते हैं, जिन्हें 7 साल पुराने एक मामले में एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के आरोप में दोषी पाया गया और अदालत ने विधायक राणे को 1 महीने की जेल की सजा सुना दी। दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं, किसी पे मिट्टी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कहीं कहीं तो हमला करने के लिए भी उग्र हो जाते हैं। तो कोर्ट तो अपना काम करेगा। एक पुरानी कहावत है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों के खुद के हाथ भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन मंत्री माफ करेगा, नीतेश राणे के मामले में उनके हाथ कानूनी चक्रव्यूह में फंस गए। यह घटना 4 जुलाई 2019 की है, जब नीतेश राणे ने मुंबई गोवा हाईवे के काम में कमियों को देखकर इस प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को बुलाया और अपने समर्थकों से कीचड़ भरा पानी उन पर फेंकवा दिया। इस दौरान नीतेश राणे ने सरकारी इंजीनियर के साथ गाली गलौज भी की थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके बाद इंजीनियर के साथ जबरदस्ती करके उसे कीचड़ में चलने पर मजबूर किया। उस समय नीतेश राणे कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन आज महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री हैं। नीतेश राणे के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आज कहा कि काम की खराब गुणवत्ता और लोगों की परेशानी के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी का सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे मामले जारी रहे तो सरकारी कर्मचारी गरिमा के साथ काम नहीं कर पाएंगे। अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है, इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति पर रोक जरूरी है। पीड़ित एनएचएआई में उच्च पद पर थे, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो साफ तौर पर अपमानजनक था। इंजीनियर शेडेकर को कीचड़ में चलने के लिए मजबूर करना जानबूझकर किया गया अपमान था। इससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती थी। इस केस में नीतेश राणे सहित 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बाकी 29 लोगों को बरी कर दिया, जबकि नीतेश राणे को 1 महीने की जेल की सजा सुना दी है। हालांकि अदालत ने विधायक राणे को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का 1 महीने का समय दे दिया है। तब तक उनकी गिरफ्तारी को निलंबित रखा गया है। एक तरफ नीतेश राणे, जिन्हें जेल की सजा बचाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से डोडा के विधायक महराज मलिक हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से आजाद होकर बाहर आ गए। महराज मलिक को पिछले साल 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपों में गिरफ्तार कर कठुआ की जेल भेजा गया था। उन पर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन जब यह मामला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में पहुंचा तो महराज मलिक की हिरासत को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया और रिहाई के आदेश दे दिए गए। जो लोगों की उम्मीदें थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, उसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन शर्मिंदा उनको भी होना चाहिए जिन लोगों ने उस आवाम का गला घोंटा है। बहरहाल राजनीति है, बड़ी सख्त है। हम तो आए थे काम करने, इन लोगों ने हमें पागल बना दिया है। इन्होंने हमें कोर्ट कचहरियों में लगा लिया। अरे हमारे अलावा कितने लोग हैं जो गुनाहगार हैं, है ना, बाहर घूम रहे।
महराज मलिक पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हाईकोर्ट के सामने ये लिस्ट बहुत कमजोर साबित हुई। महराज मलिक के खिलाफ 2014 से 2025 के दौरान 18 एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 सितंबर 2025 को उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन पर लगाया गया था। उसके बाद उन पर सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के आरोप लगे और उसके बाद सरकारी कामकाज में रुकावट के आरोप लगे। भड़काऊ भाषणों के जरिए सार्वजनिक अशांति पैदा करने के आरोप उन पर लगाए गए थे। हाईकोर्ट का मानना था कि महराज मलिक की गिरफ्तारी जो गिरफ्तारी हुई थी वो ठोस सबूतों के अभाव पर आशंका पर आधारित थी। इस आधार पर हिरासत के आदेश को जारी नहीं रखा जा सकता था। हाईकोर्ट ने महराज मलिक की इस गिरफ्तारी को अवैध माना है और उनको रिहा करने का आदेश 2 महीने से उनका फैसला रिजर्व था, जो कि कल आया और आज रिहाई महराज मलिक की हो पाई। और अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की। दुनिया के सामने सफेद झंडा और पीठ पीछे बम बारूद, पाकिस्तान की फितरत एक बार फिर बेनकाब हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच शांति कायम करने के लिए पोस्टमैन वाला किरदार निभा रहे हैं, दिखा रहे दुनिया को शांति के कितने बड़े हिमायती हैं। और दूसरी तरफ अपने ही पड़ोसी अफगानिस्तान के मासूमों पर फील्ड मार्शल की सेना मिसाइलें और रॉकेट दाग रही है। जो शांति का नाटक चल रहा है पाकिस्तान के द्वारा, वो अब एक्सपोज हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी पहले मैं बताता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मोर्टार और रॉकेट से हमला किया पाकिस्तान की तरफ। कुनार प्रांत में हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ छात्र जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, छोटे बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। अफगानिस्तान का कुनार प्रांत, जहां सोमवार की दोपहर 2 बजे सन्नाटा नहीं बल्कि धमाकों की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तानी मोर्टार और रॉकेटों ने न तो बच्चों को बख्शा, न ही यूनिवर्सिटी के उन छात्रों को जिनका भविष्य इन धमाकों के बीच दफन हो गया। 7 मौतें और 75 से ज्यादा जख्मी। यह आंकड़ा महज नंबर नहीं, पाकिस्तान के उस क्रूर चेहरे का सबूत है जो शांति की आड़ में जंग का सामान बांटता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को घेरा है, लेकिन इस्लामाबाद का जवाब वही पुराना राग। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुनार की नहीं है। इस आग की शुरुआत रविवार रात कंधार के स्पिन बोल्डक में शुरू हुई थी। पाकिस्तान के साथ सीमा पर फिर हिंसक झड़प की घटना हुई थी। खामा प्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि स्पिन बोल्डक इलाके में रात में दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए। तालिबानी लड़ाके एक सैनिक को बंधक बनाकर ले गए। पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी लेकर चले गए। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग हुई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद तालिबान ने जवाबी हमला किया। अब बात जनरल आसिम मुनीर के उस शांति दूत वाले मुखौटे की। पाकिस्तान की हालत घर में दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने जैसी है। मुनीर दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करवा सकते हैं, लेकिन जो मुल्क अपने पड़ोसी के साथ सीज फायर को 2 महीने नहीं निभा सका, वो खाड़ी देशों में शांति क्या खाक कराएगा। मार्च में काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर हमला करके 400 लोगों को मारने वाला पाकिस्तान आज खुद को पीड़ित बताता है। चीन, तुर्की, कतर और सऊदी अरब जैसे देश इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन खोट पाकिस्तान की नीयत में है। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष की शुरुआत इसी साल 22 फरवरी को हुई थी।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की थी। इस्लामाबाद का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती है। पाकिस्तान और टीटीपी की लड़ाई दशकों पुरानी है। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का साथ दिया था। इससे टीटीपी नाराज हो गया और वो इस्लाम के खिलाफ इसे मानता है। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए वो उसके खिलाफ हमले करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे का समर्थन करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए थे। पाकिस्तान को समझना होगा कि ये 1990 का दशक नहीं है। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अगर जनरल मुनीर ने अपना शांति नाटक बंद नहीं किया तो डूरन लाइन पर लगी आग पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकती है और जो शांति दूत बनने का आज की तारीख में कबूतर उड़ाने का जो ड्रामा कर रहा है वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है। अब बात पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की करूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आई है कि ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है, लेकिन यहां तेहरान की 3 शर्तें हैं। पहले शर्त है कि अमेरिका इजराइल आगे हमला ना करे, इसकी गारंटी मिले। दूसरी शर्त में अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी को खत्म करे, जिसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हो पाएगी। और तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि सबसे आखिर में ईरान के एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। हालांकि CNN के मुताबिक ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार अभी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अगर एटमी प्रोग्राम का मामला सुलझ गया, बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हल एक साथ निकाला जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। ईरान के साथ डील को लेकर अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के चीफ रहे जो केंट ने एक और बड़ी बात कह दी है। केंट ने दावा किया है कि ईरान के साथ किसी भी डील को लेकर इजराइल का रोल क्या होगा, इस पर संदेह है, क्योंकि इजराइल सीज फायर तोड़ने में माहिर है। इतना ही नहीं, केंट ने सलाह दी है कि अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता देना फौरन बंद कर दे। बता दें कि ईरान के साथ शुरू हुए जंग के बाद टीम ट्रंप से इस्तीफा देने वाले जो केंट पहले शख्स थे और सबसे पहले उन्होंने इजराइल के मंसूबों पर शक जताया था। ईरान पर लगे प्रतिबंध को लेकर यूरोपीय संघ का बहुत बड़ा बयान आया है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने यह कहा है कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध तब तक नहीं हटाए जाएंगे जब तक कि वहां कोई मौलिक बदलाव नहीं देखा जाता। सुनिए क्या कुछ कहा उर्सुला वॉन ने। इस बीच एक बड़ी खबर बर्लिन से आई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करके अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका की कोशिश इस युद्ध से निकलने की है, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। इतने ही नहीं, मर्ज ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की टीम ने अमेरिका को बार बार अपमानित किया है। जर्मनी पश्चिमी के उन देशों में से शामिल है जिसने अमेरिका के ईरान में युद्ध का लगातार विरोध किया है। सुनिए क्या कुछ कहा वहां के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि साउथ चाइना सी से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। ताइवान के पेंगु द्वीप के पास चीन के 2 युद्धपोतों की मौजूदगी है। ताइवान स्ट्रेट के संवेदनशील इलाके में पेंगु द्वीप है। चीनी जहाज के दिखने के बाद हाई अलर्ट पर अब ताइवानी सेना पहुंच गई है। ये घटना उस वक्त में हो रही है जब चीन लगातार ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास और घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। चीन ताइवान को दरअसल अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी स्वायत्तता की रक्षा की बात करता आया है और ताइवान लगातार अमेरिका से, जापान से मदद मांगता रहता है। ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की हो। इसी साल 18 मार्च को 36 फाइटर्स, 8 वॉरशिप, 1 शिप ने ताइवानी इलाके में घुसपैठ की थी। इनमें 24 फाइटर्स ने ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। साल 2025 की बात करें तो जनवरी फरवरी में करीब अब से 1.25 साल पहले चीनी सेना के 739 फाइटर्स ने हवाई घुसपैठ कर दी थी, जबकि मार्च में ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के 11 हाई ऑल्टीट्यूड गुब्बारे दिखाई दिए थे। अप्रैल 2025 में 59 चीनी फाइटर, 23 नेवी शिप ने घुसपैठ करने की ताइवान में कोशिश की थी। 31 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को पार भी किया था। वहीं जून में 34 फाइटर, 8 शिप ने घुसपैठ करने की ताइवान में कोशिश की थी।
25 फाइटर्स ने ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को पार तक कर लिया था। यानी चीन लगातार ताइवान को घेरने की, उस पर वहां की सीमाओं का उल्लंघन करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। और अब बात करेंगे कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की, और आज बहुत से पब्लिक व्यू हैं लेकिन कुछ हम सिलेक्ट कर पाए। बंगाल पे कौन लिखता है पहले बताते हैं। विशाल कृष्ण पाठक है, बंगाल के राजनीतिक डेवलपमेंट पे लिखते हैं कि बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले यूपी के दबंग ने एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। अब इस दबंग की चेतावनी ऑब्लिक धमकी का कितना असर रहेगा, कल दूसरे चरण में पता चलेगा। पाकिस्तान पर एक पब्लिक व्यू आया प्रोफेसर प्रदीप का। पाकिस्तान ने शांति का वर्ल्ड कप आयोजित किया लेकिन फिक्सिंग और कूटनीति को साथ साथ चलाते और भूल गया कि कूटनीति का खेल ईमानदारी के पिच पर खेला जाता है। बिना नैतिक बल और बिना स्वतंत्र नीति के कोई भी राष्ट्र विश्व शांति का नायक नहीं बन सकता है। तो आज मेरे साथ पब्लिक चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी। कल दिन भर बड़ी कवरेज जारी है, आखिरी फेज की भी और अपने एग्जिट पोल की भी, वो लेके हम हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।